हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग फ्रेंड्स स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो सीएमए फाइनल का पेपर नंबर 20 है उसका चैप्टर 4 कर रहे थे, थ्योरी, दैट इज़ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। इसका 3 पार्ट्स था फ्रेंड्स, रिस्क मैनेजमेंट, सीआरएम एंड कॉर्पोरेट फेलियर। ओके, तो पहला जो 2 पार्ट था वो हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। कोसो फ्रेमवर्क वगैरह था ना, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है देन आई बटन पे क्लिक कीजिए एंड आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। ओके, अगर डाउट है तो देख लीजिए, अगर कंप्लीट है देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस। कॉर्पोरेट फेलियर से गाइस मेनली जो आती है वो प्रॉब्लम आती है आपको। कॉर्पोरेट फेलियर मतलब एक कंपनी का, एक कॉर्पोरेट का जो फेलियर का जो चांसेस है वो प्रेडिक्शन करने का 2-3 फार्मूलेज हैं। एक है जेट स्कोर मॉडल, अल्टमैन्स जेट स्कोर मॉडल, और एक आपको मिलेगा NCAER मॉडल। ओके, ये 2 मॉडल है। 2 मॉडल से आपको मैक्सिमम ये जो रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर है इसमें से आपको प्रैक्टिकल पूछी जाती है। एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी कंफर्म आती है। थ्योरी पार्ट फर्स्ट और सेकंड पार्ट से आती है, ये दोनों पार्ट से जो मैंने ऑलरेडी कवर अप कर दिया है। कॉर्पोरेट फेलियर से बेसिकली जेट स्कोर का प्रॉब्लम ही आता है, तो मैं आप लोग का जेट स्कोर का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो बता दूंगी। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ, अल्टमैन ने क्या किया फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस को प्रेडिक्ट करने के लिए, मतलब एक कंपनी का बैंकरप्ट होने का कितना चांसेस है, एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ फाइनेंशियल रेशियोज लिया, कुछ 33 फील्ड एंड 33 नॉन फील्ड फॉर्म्स, टोटल 66 फॉर्म्स को वो कंसिडर किए, जिनमें से 33 फील्ड थे, 33 नॉन फील्ड थे। ओके, कुछ सक्सेस थे, कुछ फेलियर थे। उनको लेके उन्होंने 22 फाइनेंशियल रेशियोज, हम लोगों ने पढ़ा है फाइनेंशियल रेशियोज, आप लोगों ने पढ़ा होगा फाइनल्स में। फाइनेंशियल रेशियोज को लेके उन्होंने बहुत रिसर्च किया और आउट ऑफ दैट उन्होंने 5 रेशियोज ऐसे निकाले जिनके बेसिस में हम लोग ये देख सकते हैं कि एक कंपनी का फेलियर होने का कितना चांसेस है, वो फेल्ड फॉर्म है, नॉन फेल्ड है, बैंकरप्ट है, नहीं है, ग्रीन जोन में है, सेफ जोन में है। ओके, ये सब जानने के लिए उन्होंने 5 स्टैंडर्ड फाइनेंशियल रेशियो को फाइनल किया। ओके, जेट स्कोर मॉडल इज टू प्रेडिक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ बैंकरप्सी ऑफ ए बिजनेस। एक बिजनेस का कितना पॉसिबिलिटी है उसका बैंकरप्ट होने का। ओके, वो इसीलिए जेट स्कोर मॉडल लेके आए बेस्ड ऑन 5 फाइनेंशियल रेशियोज। ओके, 5 फाइनेंशियल रेशियोज के बेसिस पे ये किया गया है। जब वो रिसर्च की तो 22 रेशियोज को लिए थे, बट फाइनली वो 5 रेशियोज में पहुंचे थे। वो रेशियोज जो थे गाइस, उन्होंने फर्म्स का लिक्विडिटी पोजीशन जानने का कोशिश किया, री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग्स जानने का कोशिश किया, प्रॉफिटेबिलिटी जानने का कोशिश किया, फाइनेंशियल लीवरेज जानने का कोशिश किया, एंड फर्म्स का कितना सेल्स जनरेटिंग कैपेसिटी है वो जानने का कोशिश किया थ्रू द 5 फाइनेंशियल रेशियोज। ओके, तो बेसिकली हम लोग जब लिक्विडिटी पोजीशन जानना चाहते हैं तो क्या चाहते हैं, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल से फर्म का लिक्विडिटी पोजीशन पता चलता है। वैसे ही री इन्वेस्टमेंट पोजीशन कैसे पता चलता है, रिटेन्ड अर्निंग से, कितना आप लोग का रिटेन्ड अर्निंग है, सारे डिविडेंड वगैरह देने के बाद कितना रिटेन्ड अर्निंग बचता है। ठीक है, फाइनेंशियल लीवरेज किससे पता चलता है गाइस, फाइनेंशियल लीवरेज पता चलता है आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से, उसका मार्केट वैल्यू क्या है उससे फाइनेंशियल लीवरेज पता चलता है। सेल्स जनरेटिंग कैपेसिटी किससे पता चलेगा, आपका कितना सेल्स है। ओके, तो ये सारे बेसिस पे उन्होंने क्या किया, एक बिजनेस का बैंकरप्ट होने का कितना चांसेस है वो जानने का ट्राई किया। ओके, सो उन्होंने देखो, एक तो आपको रेशियोज देखनी है, उनके नेम्स देखने हैं, वेट्स देखने हैं। ओके, 5 रेशियोज है एंड 5 रेशियोज पहले आपको कैलकुलेट करने होते हैं। इट इज नेम्ड एज x1, x2, x3, x4 एंड x5। ओके, x1 जो है फ्रेंड्स, x1 का जो वेट है वो कितना है, 1.2 है। रिमेंबर, आपको ये वेट्स याद रखने हैं फॉर एग्जाम। ओके, ये जो 5 वेट्स है और आगे भी आएंगे वो आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम पर्पज़ के लिए गाइस। वेट बहुत ज़रूरी है, विदाउट वेट आप लोग क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फाइन, तो जो x1 है उसका वेट है 1.2, x2 का वेट है 1.4, x3 का है 3.3, x4 का है 0.6 एंड x5 का है 1। x1 क्या है, x1 का रेशियो है वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट। ये सारा टोटल एसेट है। टोटल एसेट मतलब क्या होता है, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट अदर देन फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट जो होता है गाइज एसेट साइड में, वो हम लोग टोटल एसेट में कंसीडर नहीं करते। लाइक देखो, एसेट साइड में आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मिलेगा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स मिलेगा, वो सबको हम कंसीडर नहीं करते, दो इट इज़ अपियर ऑन दी एसेट साइड। ओके, क्योंकि वो लॉसेस होते हैं उसको भी हम लोग एसेट साइड में दिखाते हैं। अभी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होगा एसेट साइड पे, तो वो लॉस इंडिकेट करता है कि हम उसको भी एसेट में लेंगे, नहीं लेंगे। टोटल एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट प्लस
करेंट एसेट्स। ओके, X2 इज रिटर्न अर्निंग टू टोटल एसेट। ये क्या बताता है? री इन्वेस्टमेंट अर्निंग ऑफ द फर्म बताता है। ओके, रिटर्न अर्निंग क्या होता है? हम लोग डिविडेंड इंटरेस्ट देने के बाद जो बच जाता है दैट इज आवर रिटेन अर्निंग, जो कि रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस एंड करेंट ईयर प्रॉफिट जो पीएल में होता है दैट इज आवर रिटेन अर्निंग। X3 है ईबीआईटी टू टोटल एसेट। ईबीआईटी क्या बताता है फ्रेंड्स? प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, अगर आपको पैट दी गई है, पैट दी गई है तो कैसे निकालोगे? पैट पे इंटरेस्ट एंड टैक्स ऐड करोगे तो ईबीआईटी आएगा। क्लियर है? उसके बाद है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस टू टोटल लाइबिलिटी, बुक वैल्यू ऑफ टोटल लाइबिलिटी। यहाँ पे आपका जो भी इक्विटी एंड प्रेफरेंस है उसका मार्केट वैल्यू लेना है टू नो द फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ द फर्म। एंड बुक वैल्यू ऑफ टोटल लाइबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म प्लस करेंट लाइबिलिटीज। ओके, एंड X5 इज द सेल्स टू टोटल एसेट, आपका कितना सेल्स हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू योर टोटल एसेट। ओके, आपको ये 5 रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। आपको क्वेश्चन में डेटा दिया होगा, उसमें से आपको ये 5 रेशियोज निकालनी है। रेशियो निकालने के बाद आपको उसमें रिस्पेक्टिव वेट्स देनी है। वेट्स देने के बाद वैल्यू ऑफ जेड क्या आएगा फ्रेंड्स? आपको सारे सबको ऐड करना है, लाइक 1.2 X1, 1.4 X2, 3.3 X3, 0.6 X4 एंड 1.0 X5। ओके, ये सबको ऐड करने के बाद आपका आएगा फ्रेंड्स जेड का वैल्यू। जेड का वैल्यू आएगा। अभी क्या हुआ? जेड का वैल्यू आने के बाद उन्होंने एक बेंचमार्क दे रखी है। देखिए, अल्टमान ने क्या कहा बेटा कि अगर वैल्यू ऑफ जेड, आपने जो जेड का वैल्यू निकाला X1, X2, X3, X4, X5 को वेट्स देने के बाद जो वैल्यू आया, अगर उसका वैल्यू मोर देन 2.99 होता है, ओके, ऑलमोस्ट 3, 2.99 से अगर ज़्यादा होता है देन वो फर्म, वो बिजनेस, वो कंपनी जो है वो नॉन बैंकरप्ट कैटेगरी में आती है। ओके, आपको क्वेश्चन में पूछी जाएगी, डेटा दे देगा एंड बोलेगा कि ये जो कंपनी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बताओ, फाइनेंशियल पोजीशन बताओ। तो आपको बताना है कि वो नॉन बैंकरप्ट है, उसका सिचुएशन क्या है वो बतानी होती है। ओके, अंडर जेड स्कोर मॉडल। अगर लेस देन 1.81 हुआ तो वो बैंकरप्ट फॉर्म है, और अगर इन बिटवीन रहा, मतलब ग्रेटर देन 1.81 इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू 2.99 हुआ, दैट इज मिक्स ऑफ बोथ एंड नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू नो द फाइनेंशियल वायबिलिटी। उसका फाइनेंशियल स्टेटस जानने के लिए आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। प्लीज़ कीप द वर्ड्स इन माइंड। आपको एग्जाम में यही सब वर्ड्स यूज़ करनी है जो कि बुक के आंसर में भी दिए हैं। ओके, यही सब वर्ड्स है जो डिसीजन होते हैं ना गाइस। आपको ना एग्जाम में डिसीजन मांगता है कि इसका सिचुएशन बताओ, इसका डिसीजन दो, कंपनी का सिचुएशन क्या है, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, देन आपको डिसीजन देनी है। आंसर तो आपने निकाल दिया, लेकिन आपके वर्डिंग्स क्या है रिगार्डिंग दैट डिसीजन, वो बहुत मैटर करता है आपके मार्क्स के लिए। ओके, उसी से आपका मार्क्स आता है। कैलकुलेशन तो ये मल्टीप्लाई करके कोई भी निकाल देगा, बट आपके जो वर्ड्स होते हैं ना कि आपने क्या कहा है वो मैटर करता है। ओके, तो वो जो वर्डिंग्स है उसको थोड़ा अच्छे से लिखा कीजिए। अगर एज इट इज़ बुक का लिख सकते हैं तो बहुत ज़्यादा बेटर होता है। कॉस्टिंग में भी हो, मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको डिसीजन मांगेगा कि डिसीजन क्या है। ओके, तो बुक में ना जो डिसीजन दिया रहता है ना नीचे नोट्स या फिर डिसीजन, उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ा करो, उस चीज़ को अच्छे से लिखा करो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग मिस कर जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ के लिए मार्क्स भी कट जाते हैं। ओके, तो बुक में दिया रहता है कि दिस इज़ द मिक्स सिचुएशन ऑफ बोथ नॉन बैंक्रप्सी एंड बैंक्रप्सी, सो इट नीड्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू कैलकुलेट इट्स फाइनेंशियल सिचुएशन। ओके, तो बुक में जो वर्डिंग्स दी है उसको थोड़ा लिखने का कोशिश करो। फाइन। सो फार्मूला क्या हुआ? X1, X2, X3, X4, X5। आपको 5 रेशियोज निकालने हैं एंड 5 रेशियो को रिस्पेक्टिव वेट्स देनी है। एंड वेट्स आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको वेट्स नहीं देगा। ओके, वेट्स क्या था गाइज? 1.2, 1.4, 3.3, 0.6 एंड 1.0 सीरियली। ओके, मेरे साथ बोलिए 1.2, 1.4, 3.3, 0.6 एंड 1, 1.2, 1.4, 3.3, 0.6 एंड 1। ओके, 4-5 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। एंड 5 रेशियोज क्या था? X1 में आपको निकालना है वर्किंग कैपिटल रेशियो, वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट। X2 में निकालना है रिटेन्ड अर्निंग टू टोटल एसेट। X3 में निकालना है EBIT टू टोटल एसेट। X4 में निकालना है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस टू बुक वैल्यू ऑफ टोटल लाइबिलिटी। एंड X5 में निकालना है टोटल सेल्स टू टोटल एसेट। ओके, क्या क्या निकालना है फ्रेंड्स? पहले वर्किंग कैपिटल, फिर निकालना है आपको रिटेन अर्निंग, EBIT, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस एंड देन टोटल सेल्स टू टोटल एसेट। ओके, ये 5 रेशियोज आपको निकालना है एज X1 टू X5 एंड वेट्स क्या क्या है? 1.2, 1.4, 3.3, 0.6 एंड 1। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला गाइस रिगार्डिंग जेड स्कोर मॉडल। इसके बाद देखो यहाँ पे एक चीज़ आप
देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस आपको लेनी है। लेकिन आप बताओ, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक नहीं है तो उसका मार्केट वैल्यू कहाँ से आएगा? अभी प्राइवेट कॉर्पोरेशन कोई सा है, ओके, तो उसका मार्केट वैल्यू कहाँ से आएगा? उसका तो ओनली बुक वैल्यू रहेगा ना, मार्केट वैल्यू नहीं होगा। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन का बैंक्रप्सी सिचुएशन निकालने के लिए हम लोग कैसे करेंगे? क्योंकि ये जो X4 जो रेशियो है आपका फाइनेंशियल लीवरेज वाला, ये तो मार्केट वैल्यू वाला है। इसीलिए अल्टमान ने फिर से दूसरा मॉडल निकाला, वही जेड स्कोर मॉडल, लेकिन फार्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। एंड फार्मूला में उन्होंने क्या किया, ये मार्केट वैल्यू की जगह उन्होंने लिया, यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस था, उन्होंने क्या किया, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस को हटा दिया, ओनली बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी लिया विथ रिस्पेक्ट टू बुक वैल्यू ऑफ डेब्ट। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, उन्होंने बुक वैल्यू कर दिया, ये पहला चेंजेस था। एंड द सेकेंड चेंजेस वाज द वेट्स। ठीक है, ये जो वेट्स आपको 1.2, 1.4, 3.3, 0.6 एंड 1.0 दिख रहा है, उन्होंने इसको चेंज करके क्या लिया है, 0.717, 0.847, 3.107, 420 एंड 0.998, ऐसे करके उन्होंने वेट्स को भी चेंज कर दिया। ओके, आपको ये वाले वेट्स भी याद रखने हैं, मैंने लिखी थी यहाँ पे, देखिए। But this model requires market value of equity, hence not applicable for private companies. Okay, market value of equity चाहिए तो private companies को applicable नहीं हो सकते। इसीलिए क्या किया, X4 जो निकाला, X4 को book value of equity कर दिया, जिसमें market value था उसको book value कर दिया। and weights में changes लाया फ्रेंड्स, जो 1.2, 1.4 था उसको क्या किया, 0.717, 0.847, 3.107, 420 एंड 998। ओके, ये भी आपको याद रखने हैं, 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। बाकी आपके जो रेशियोज हैं वो एज इट इज़ है, आपको बस क्वेश्चन में अगर मार्केट वैल्यू दी गई है तो पहला फॉर्मूला लगाइए, और अगर क्वेश्चन में बुक मार्केट वैल्यू के लिए कुछ अगर डेटा नहीं दी गई है तो आपको बुक वैल्यू लेनी है, सेकेंड वाली फार्मूलाज लगाना है। क्लियर है ये चीज़? तो ये 2 मॉडल था जेड स्कोर मॉडल गाइस। इसके बाद आपका एक है NCAR मॉडल। ओके, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, उसका सेपरेट प्रॉब्लम्स भी है, तो मैं आपको उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ओके, अभी हम लोग बुक का 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पे, सो दैट आप लोग को थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। देखिए गाइस, इलस्ट्रेशन 1 देखिए, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो रिलेटिंग टू बेडपास्ट लिमिटेड कैलकुलेट अल्टमन्स जेड स्कोर एंड कमेंट्स। ओके, कमेंट बोला है ना, ये कमेंट इंपॉर्टेंट है, ये कमेंट में ही मार्क्स है। ओके, क्या दिया देखो, वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट 25%। ओके ग्रेट, यहाँ पे आपको जो X1 और X5 है, X1 टू X5 है, उसके रेशियो, उसके वैल्यू दे दिए, मतलब आपको रेशियो कैलकुलेट नहीं करना है, ओनली पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर वाला चीज़। ओके, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, X1 का वैल्यू दे दिया 25%, रिटर्न अर्निंग टू टोटल एसेट क्या था, X2 का वैल्यू दे दिया, EBIT टू टोटल एसेट था X3 का वैल्यू दे दिया। द नेक्स्ट पेज में क्या दिया है देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी टू बुक वैल्यू ऑफ टोटल। देखो यहाँ पे मार्केट वैल्यू दिया है तो पहला वाला फॉर्मूला देंगे, अगर यहाँ पे दिया होता बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी तो हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 0.717 वाला। ओके, अदरवाइज 1.2, 1.4 वाला लगाएंगे। सेल्स टू टोटल एसेट दे दिया 2 टाइम्स। ओके, तो जेड स्कोर मॉडल आप लोग निकाल सकते हैं, या फिर ये भी मैं बताऊँ, बहुत ईजी है, पहला वाला है तो बता दे रही हूँ। देखो वैल्यू ऑफ जेड क्या होगा, फार्मूला क्या है, 1.2 X1, 1.4 X2, 3.3 X3, 0.6 X4 एंड 1.0 X5। X1 का वैल्यू दे दिया, 25% को कैसे लिखना है हमको, 0.25, 30% को कैसे लिखना है, 0.3, EBIT को कैसे लिखना है, 0.15। ओके, तो इज जस्ट दैट 150% को कैसे लिखना है, 1.5। ओके, तो जेड स्कोर का वैल्यू देखो बहुत ईजीली दे दिया है यार, आप लोग कर सकते हो, X1 इंटू 25%, 1.4 इंटू 30%। ओके, ये फॉर्मूला डाल दिया वो, एंड जेड स्कोर का जो वैल्यू आया वो आया 4.115। इतना तक तो बहुत इजी है। अभी आपको देना है डिसीजन क्या था कि अगर 2.99 से ज़्यादा है तो नॉन बैंकरप्ट फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे बुक में आपको एक लाइन में दे दिया है, एज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड स्कोर इज मोर देन 2.99 इट कैन बी स्ट्रांगली प्रिडिक्टेड दैट द कंपनी इज ए नॉन बैंकरप्ट कंपनी। ये तो इतना दिया, मेरे हिसाब से क्या लिखना चाहिए पता है, इफ़ आई वुड बी इन योर प्लेस, मैं क्या लिखती कि एज पर अल्टमन्स जेड स्कोर मॉडल, अगर वैल्यू ऑफ जेड मोर देन 2.99 है तो नॉन बैंकरप्ट होता है, लेस देन 1.81 है तो बैंकरप्ट होता है, अगर मिडिल में रहता है तो दैट वाज इन ए ट्रैवलिंग बैलेंस दैट इट इंडिकेट्स बोथ बैंकरप्सी एंड नॉन बैंकरप्सी, सो इट रिक्वायर्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू नो द प्रॉपर सिचुएशन। ओके,
but in this situation the value of Z is more than 2.99, hence it can be strongly predicted that the company is a non bankrupt company. Okay, प्रॉपर उसका पहले आप सिचुएशन बता दो कि हाँ 3 क्राइटेरिया है, ऐसे ऐसे होने से ऐसे होता है, एंड इस केस में मोर देन 2.99 है, सो वी कैन स्ट्रांगली प्रिडिक्टेड दैट इट इज़ ए नॉन बैंकक्रप्ट कंपनी. क्लियर है, ऐसे लिखना है आपको. वैसे तो ये बहुत इजी है, एंड ऐसे क्वेश्चन यूजुअली 2-4 मार्क का ही आएगा, 8-10 मार्क्स का नहीं आएगा. ओके, तो इजी है, आई होप आप लोग कर पाओगे. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, आप लोग एक बार देख लेना. ओके, यहाँ पे भी आपको दे दिया है अमाउंट, जहाँ पे दे दिया है वहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बचता क्या है, ओनली पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर, एंड आपको लास्ट में डिसीजन लिखनी है. तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग कर लेना. 3 भी वैसे ही है. द ओनली डिफरेंस इज द बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी टू बुक वैल्यू ऑफ डेप्ट. यहाँ पे बुक वैल्यू दिया है तो आपको 1.2 1.4 वाला फॉर्मूला नहीं डालना है. कौन सा डालना है, 0.717 0.847 वाला फॉर्मूला डालना है, बिकॉज यहाँ पे बुक वैल्यू दिया है एंड नथिंग इज द डिफरेंस. ओके, आप लोग क्वेश्चन रीड भी कर सकते हैं. 5 अकाउंटिंग रेशियोज दे दिया है. वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट X1 दे दिया, X2 दे दिया, X3 X4 X5. द ओनली थिंग इसकी X4 में आपको देखना है बुक वैल्यू है या मार्केट वैल्यू है. मार्केट वैल्यू है तो फार्मूला 1 डाल दो, अगर बुक वैल्यू है तो फार्मूला 2 डाल दो. क्लियर है, देखो एक ही लाइन में वो सॉल्यूशन भी निकाल दिया है, कुछ ज़्यादा नहीं. यहाँ पे फार्मूला क्या डाला देखो, 0.717 वाला. ओके, ये चीज़ क्लियर हुआ. इसके बाद फ्रेंड्स जो 4 क्वेश्चन है 4, 5, 6 एंड 7, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. 7 जो है वो NCER मॉडल का है, तो मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगी. 4, 5 एंड 6 में 4 एंड 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट है. 4 जो है वो बेसिक क्वेश्चन है, सो मैं करवा रही हूँ, आपको आइडिया आएगा. एंड जो 6 है वो ऑनेस्टली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में आ जाता है. ओके, देखो 4 में क्या बोला, फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड रिलेटिंग टू ए कंपनी कैलकुलेट अल्टमान सेट स्कोर एंड कमेंट ऑन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी. देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 इज 2 लाख, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है, फिक्स्ड एसेट दिया है, करेंट एसेट, फिक्स्ड सीएस एसेट, करेंट लाइबिलिटी 10% डिवेंचर, जनरल रिजर्व, PL अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, सेल्स EBT दिया है, अर्निंग ऑन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच प्रेफरेंस शेयर. पहली चीज़ तो मेरे को ये बताओ, ये जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस दिया है, इससे आपको आइडिया लगना चाहिए कि यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 1 डलेगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू का डेटा दे दिया है तो हम लोग मार्केट वैल्यू डाल सकते हैं. तो 1.2, 1.4, 3.3, 0.6 एंड 1 वाला फॉर्मूला हम लोग डालेंगे. ओके, अभी हमको क्या करना है, ये तो पता चल गया कौन सा फॉर्मूला डालना है. सेकंड थिंग हमको क्या करना है, 5 रेशियो निकालने पड़े, क्योंकि पहले क्वेश्चन में तो हमको रेशियो दे दिए थे, हमको बस फॉर्मूलेस डालने थे. अभी हमको यहाँ पे रेशियोज नहीं दिया है, तो हमको क्या करना है, पहले हमको 5 रेशियो निकालना है. तो आपको पता होना चाहिए कि X1 में कौन सा रेशियो, X2 में कौन सा रेशियो है, X3 में कौन सा रेशियो. ओके, पहला वाला क्या था, वर्किंग कैपिटल, देन रिटर्न अर्निंग, देन EBIT, देन मार्केट वैल्यू, देन सेल्स. ओके, तो X1 से X5 ऐसे 5 फॉर्मूलेज थे, 5 रेशियोज थे. तो हमको पहले क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट. सब में टोटल एसेट है, सो फर्स्ट फाइंड आउट द टोटल एसेट. ओके, देखिए टोटल एसेट क्या होता है, फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट. फिक्स्ड एसेट नहीं जाएगा गाइस. ओके, फिक्स्ड एसेट कितना है, 3 लाख, करेंट एसेट कितना है, 2 लाख, तो कितना हुआ, 5 लाख. सो 5 लाख इज द टोटल एसेट. एक सेकेंड मेरे को कॉपी में करने दीजिए. आप लोग बुक से क्वेश्चन देखिए एंड लेट मी रीड द क्वेश्चन एंड सी द आंसर. देखिए पहले हमको 5 रेशियोज निकालने हैं, मेरे को एक बार लिखने दो फ्रेंड्स. देखिए हमको 5 रेशियोज निकालना है, X1, X2, X3, X4 एंड X5. फर्स्ट हमको ये निकालना है, X1 क्या है, वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट. सब में टोटल एसेट कॉमन है, तो पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे टोटल एसेट. ओके, टोटल एसेट क्या है, फिक्स्ड प्लस करेंट. फिक्स्ड एसेट कितना है बुक में गाइस, फिक्स्ड एसेट है आपका 3 लाख, करेंट एसेट है 2 लाख. ओके, 3 + 2, बुक प्लीज देखिए, ना समझ आए तो बोलना. 5 लाख इज द टोटल एसेट. ओके, तो सबके जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या आएगा फ्रेंड्स, 5 लाख आएगा कॉमन. ये चीज़ क्लियर है, पहले लिख दो, जहाँ भी टोटल एसेट है वहाँ पे क्या आएगा, 5 लाख आएगा कॉमन. ये चीज़ क्लियर है. इसके बाद देखो हमको पहले क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल X1 में निकालना है. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, आपको पता होगा, करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी. ओके, करेंट एसेट क्या है बुक में देखो, 2 लाख दिया है करेंट एसेट, माइनस करेंट लाइबिलिटीज कितना है, 1 लाख है. तो आपका वर्किंग कैपिटल कितना आया, 1 लाख. वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट रेशियो आया 1/5, दैट इज 0.2. एक रेशियो आपको मिल गया. क्लियर है ये चीज़. सेकेंड चीज़ क्या बोला, रिटेन अर्निंग. रिटेन अर्निंग मैंने क्या बताया था आपको, रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है, प्लस अगर कुछ प्रॉफिट एंड लॉस हो तो उसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे. सो व्हाट इज द जनरल रिजर्व गाइस,
जनरल रिजर्व आप लोग का कितना है 75,000, ओके 75,000 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 50,000 माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कुछ है तो माइनस कर देंगे 25,000। कितना है आपका रिटर्न अर्निंग इज 1 लाख, ये भी आ जाएगा आपका 0.2। क्लियर है। उसके बाद आपका है फ्रेंड्स EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स आपको दे दिया है 1.3, उसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो आ जाएगा EBIT। देखो आप लोग फाइनल्स के स्टूडेंट्स हो, इतना आप लोग को आना चाहिए 0.2, कितना होगा 1.5 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 0.3, ये आएगा आपका X3। उसके बाद क्या है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस प्रेफरेंस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ टोटल लाइबिलिटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है 15 है, इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 इच कितना का है 2 लाख का, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा 20,000 प्लस प्रेफरेंस शेयर कितना है 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 1000 प्रेफरेंस शेयर इनटू उसका मार्केट वैल्यू कितना है 150, ओके डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी में क्या है डिवेंचर्स प्लस करेंट लाइबिलिटी। डिवेंचर है 2 लाख का, करेंट लाइबिलिटी है 1 लाख का, तो 3 लाख ये हो गया आपका 3 लाख प्लस 1,50,000, ओके 4.5 डिवाइडेड बाय 3 ये कितना आएगा आपका 1.5, ओके X4 आ गया। एंड X5 में आपका सेल्स कितना है आपका 10 लाख डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू आ गया 2, ठीक है 5 रेशियो आपका निकल गया फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग को फॉर्मूला डालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला, राइट द फॉर्मूला प्लीज। फॉर्मूला क्या था खुद से लिखिए सो दैट आपको याद रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा, ओके 1.2 X1 प्लस 1.4 X2 प्लस 3.3 X3 प्लस 0.6 X4 प्लस 1.0 X5, ऐसा कुछ था ना, राइट है तो एक बार चेक कर लो। फिर क्या लिखना है 1.2 इंटू X1 का वैल्यू क्या है 0.2 प्लस 1.4 इंटू X2 का वैल्यू क्या है 0.2 प्लस 3.3 इंटू X3 का वैल्यू क्या है 0.3 प्लस 0.6 इंटू X4 का वैल्यू क्या है 1.5 प्लस 2 इंटू 1x होता है, फाइन। इसका वैल्यू आप लोग का आएगा फ्रेंड्स 4.41, ओके। यहाँ पे अभी आप लोग डिसीजन देंगे कि अगर जेड का वैल्यू मोर देन 2.99 होता है तो क्या सिचुएशन है, लेस देन 1.81 है तो क्या है, मिडिल में है तो क्या है। देन आपको लिखना है कि सिंस जेड का वैल्यू मोर देन 2.99 है वी कैन स्ट्रांगली प्रिडिक्ट दैट दिस फॉर्म इज ए नॉन बैंकरप्ट फॉर्म, ओके। तो ऐसे आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आप लोग को इलस्ट्रेशन 4 समझ में आया होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप लोग का है इलस्ट्रेशन 5। इलस्ट्रेशन 5 बहुत इजी है गाइस, ऑनेस्टली बहुत इजी है। देखो कुछ नहीं दिया है, ओनली कुछ डेटाज दिया है, मार्केट वैल्यू पर शेयर दिया है, दैट मीन्स फर्स्ट फार्मूला यूज़ होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है EBIT होता है, और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे दिया है दैट मीन्स आप सेल्स निकाल सकते हो बिकॉज इट इज़ 20% ऑन सेल्स। इफ़ 1,40,000 इज़ 20% ऑन सेल्स देन सेल्स क्या होगा 1,40,000 डिवाइडेड बाई 20% दैट इज़ 7 lakhs, आई थिंक यस 7 lakhs। सो 7 lakhs आपका सेल्स आ जाएगा। दैट इज़ ओनली द कैलकुलेशन इन द बुक और कुछ भी नहीं है। सो इलस्ट्रेशन 5 आप लोग प्लीज़ चेकआउट कर लेना। अगर डाउट हो देन प्लीज़ कमेंट में मैं सॉल्व कर दूँगी, बट ये बहुत ईजी ऑनेस्टली। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज दैट इज़ इलस्ट्रेशन 6, ओके द पेज आफ्टर द नेक्स्ट पेज। इलस्ट्रेशन 6 जो है वो इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं मैं एक्सेप्ट करती हूँ एंड एग्ज़ाम्स में बहुत बार आए हैं एंड आते भी हैं बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी है, हार्ड नहीं है फॉर फाइनल स्टूडेंट बट थोड़ा सा ट्रिकी, ओके। सो इलस्ट्रेशन 6 जो है ये थोड़ा सा मैं सॉल्व करवाना चाहती हूँ, सो आई विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास एंड उसमें हम लोग इलस्ट्रेशन 7 भी करेंगे NCIR मॉडल का, ओके फ्रेंड्स। अभी आप लोग इतना समझिए, बाय बाय, टेक केयर।